कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे प्यारो, मैंने आपके लिए जीएसटी रिटर्न का चैप्टर किया। अब मैं अभी यहाँ बैठे बैठे पूरे रिटर्न के चैप्टर को फिनिश करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी पेज के अंदर। और फिर जो बचा हुआ है वो वापस हम नोट्स पे जाने वाले। मैंने आपको क्या बताया था, 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी का चैप्टर आया, तो वो बहुत ही सिंप्लीफाइड चैप्टर हुआ करता था। उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले आपको GSTR 1 भरनी है, जो कि आपकी सेल्स रिटर्न की बात करता है, यही बोला था। जैसे ही आप GSTR 1 भरोगे, आपकी ऑटोमेटिकली GSTR 2 ऑटो जनरेट हो जाएगी। और GSTR 3 में आप क्या कर दोगे, अपनी पेमेंट ऑफ टैक्स कर दोगे ITC को माइनस करके। तो मेरे काबिलो, इसको हटा दिया गया। इसको हटाने का रीजन मैं पिछली दोनों लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। तो अब क्या किया गया, आपको GSTR 1 भरनी है अपनी सेल्स की, मतलब आउटपुट सप्लाई की। GSTR 1 कौन कौन बंदा भरेगा, हर रजिस्टर्ड पर्सन भरेगा, लेकिन छोड़ना है हमें उन लोगों को जो ISD में है, NRTP में है, OIDAR सर्विसेज में है, TDS, TCS और कंपोजिशन। अच्छा, इनको छोड़कर इन पे कोई राहत नहीं दी गई, इनके लिए अलग से फॉर्म दिए गए हैं। मतलब GSTR 1 ये लोग नहीं भर रहे। कौन कौन नहीं भर रहे, ISD, NRTP। अब इसको ना सीक्वेंस में करो, देखो याद रहेगा। फॉर्म नंबर GSTR 4 किसका है, कंपोजिशन। GSTR 5, GSTR 6, GSTR 7 और 8, ऑल वेल, और 9। सर ये तो याद नहीं, 9 फाइनल रिटर्न का नहीं है, ठीक है। और इसके बाद एक, हाँ, 9 एनुअल और 10 फाइनल और 11 आपकी UIN वालों की, ठीक है, OIDR सर्विस। तो ये सारी चीजें आपके GSTR 1 के अंदर बता रखी है कि ये लोग नहीं देने वाले GSTR 1 को। जैसे ही मैं GSTR 1 भर देता हूं, वैसे ही ऑटोमेटिकली मेरा GSTR 2A और GSTR 2B जो है वो तैयार हो जाएगा। तो GSTR 1 की एक डेट तो मैं बताना भूल गया आपको, 11 तारीख नॉर्मल के लिए और 13 ऑफ सक्सीडिंग मंथ QRMP। आज आपका QRMP भी फिनिश कर देंगे। QRMP की कैलकुलेशन बताऊंगा मैं आपको, थ्योरेटिकली तो बता चुका हूं। जिसका टर्नओवर कितने करोड़ तक होता है, 5 करोड़ रुपए तक, वो QRMP की स्कीम में आते हैं। अब GSTR 2A मेरा कौन सा होता है, डायनामिक। और GSTR 2B मेरा क्या होता है, मेरा ये स्टैटिक होता है। 2A मेरा डायनामिक है, 2B मेरा स्टैटिक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 2A जो है वो मंथली टू मंथली अपडेट होता है। जैसे जैसे लोग अपने रिटर्न भरेंगे, 2A के अंदर मेरी परचेज शो होने लग जाएगी। 2B जो होता है वो मेरी रिटर्न पे डिपेंड करता है, मैं अपनी रिटर्न कब भरता हूँ, ऑल वेल। फिर आपको अपना GSTR 3B भरना है। GSTR 3B क्या होता है, सर GSTR 3B आप अपनी टैक्स की पेमेंट करोगे, जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होगी उसमें से आपने, ये क्या हो गया, उसमें से आपने ITC माइनस करना है। GSTR 3B, 3B आपको कब भरना है, 28 तक। यहां तक ओके था। फिर मैंने आपको बताया GSTR 4, मैंने ये रुकवाया होता, मतलब इसके प्रोविजन अभी मैंने आप लोगों को नहीं करवाया। तो लेट्स स्टार्ट GSTR 4, ऑल वेल। फिर 5, 6 ऐसे बताएंगे। अब बेटे मैंने आपको GSTR 4 बताया, बिल 2 मिनट का है GSTR 4। GSTR 4 दिया गया किसको, कंपोजिशन वालों के लिए। अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हो तो फिर आपको फॉर्म भरना है GSTR 4, और ये आपको भरना होता है कब मेरे बच्चे, एनुअली भरना होता है। और इसकी जो डेट है वो आती है 30 अप्रैल की। मतलब GSTR 4 आप अपना 30 अप्रैल तक भरो अगले साल। मतलब जैसे ही मार्च 31 खत्म हो गया, एक महीने के अंदर आप अपनी GSTR 4 अपनी कंपोजिशन स्कीम की भर दो, ऑल वेल। ये तो बेटे एनुअल रिटर्न की है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न की।
लेकिन मैं आपको बताऊं, इन्हीं बंदों को अपना क्वार्टरली टैक्स पे करना पड़ता है, क्वार्टरली टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब आप रिटर्न एनुअली भरना कंपोजिशन वालों को बताया है, लेकिन आप टैक्स कब पे करना, क्वार्टरली पे करना। तो उसके लिए आया जीएसटी सीएमपी 08। आया कुछ समझ? ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि इसमें कुछ बदलाव है। अब सुनो दोबारा से, कंपोजिशन वाला जीएसटीआर 4 जो भरता है वो उसकी एनुअल रिटर्न होती है, जो कि वो 30 अप्रैल को भरता है अगले साल। लेकिन वो क्वार्टरली, क्या क्वार्टरली अपनी जीएसटी सीएमपी 08 भरता है, जिसमें वो अपने टैक्स की पेमेंट करता है क्वार्टरली। क्या बोला मैंने? क्वार्टरली जीएसटी सीएमपी 08। ऑल वेल। और ये वो भरता है 18 तारीख तक, क्वार्टर खत्म होने के बाद। कौन सी तारीख तक? कोई समस्या? ये है हमारा जीएसटी का कंपोजिशन। अब एक बात और, जैसे ही कंपोजिशन वाले ने अपनी रिटर्न भरी, उसको जीएसटीआर 4A में ऑटो जनरेटेड परचेज जो है वो शो होने लग जाती है। नॉर्मली परचेज जीएसटीआर 1 वालों को कहां होती है, और कंपोजिशन वालों को जीएसटीआर 4 में ऑटो जनरेटेड परचेज मिल जाती है। अब आप लोग ये बताओ कि कंपोजिशन वाले को ऑटो जनरेटेड परचेज की जरूरत क्या है? वो आईटीसी तो लेता ही नहीं। क्या कंपोजिशन वाला आईटीसी मिलता है कंपोजिशन को? तो फिर उसको जीएसटीआर 4A ऑटो पॉपुलेटेड परचेज की जरूरत क्या है? इंस्टीट्यूट ने बता दिया, एक्ट ने बता दिया कि जनरेट होगा। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि ये क्यों जनरेट हो रहा है। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आप लोग बताओ। मैं आपको खुद आंसर दे रहा हूं। देखो, कंपोजिशन वाला आईटीसी नहीं लेता और जीएसटीआर 1 वाला आईटीसी लेता है। तो जब जीएसटीआर 1 वाला आईटीसी लेता है तो उसके लिए 2A और 2B बहुत जरूरी है। लेकिन कंपोजिशन वाला जो जीएसटीआर 4 भर रहा है, उसके लिए 4A की आवश्यकता है क्या? वो तो ऑटो जनरेटेड परचेज है और वो आईटीसी ले नहीं रहा, तो फिर वो ऑटो जनरेटेड परचेज की पूरी एंट्री का करेगा क्या? हाँ? जब आईटीसी से कम कटेगा हाँ, तो सर, जब वो फाइनल रिटर्न बनेगा तो उस टाइम पे ये मतलब एक तरीके से ऑडिट का पॉइंट हो गया ना कि वो अपनी जितने दिखा रहे हैं ऑनलाइन जितनी आ रही हो इक्वल। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मिला। अब मैं बताता हूँ। बताओ, कंपोजिशन स्कीम के अंदर टर्नओवर कितना होता है? 1.5 करोड़ होता है। 1.5 करोड़। मैं गुड्स वालों की बात कर रहा हूँ, वो 50 लाख होता है सर्विसेज। भाई जब कंपोजिशन में टर्नओवर मेरा 1.5 करोड़ रुपए है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग जिनका टर्नओवर 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए होगा, वो कंपोजिशन में नहीं होंगे? अपना टर्नओवर 1.5 करोड़ शो करके होंगे या नहीं होंगे, बता दो। मेरा टर्नओवर 8 करोड़ है, मैं नहीं भर रहा जीएसटीआर 1। मैं क्यों खर्च करूं इतना पैसा, इतना टैक्स दूं? मैंने झूठ बोल दिया भाई, मैं तो कंपोजिशन, मैं तो टर्नओवर ही नहीं है मेरा। आ गया समझ? ये सरकार डराने के लिए है। अब बताओ, जिसका असल में टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है और उसने 1.5 करोड़ शो किया होगा, तो 10 करोड़ के टर्नओवर के लिए उसने क्या 6-7 करोड़ की परचेज नहीं की होगी? करी होगी ना? उसकी 6-7 करोड़ की परचेज कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट उसकी ऐसी की तैसी कर रही है डरा के। बेटे तेरा पूरा चिट्ठा मेरे पास है, आया इसीलिए आया जीएसटीआर 4। मैं भी टेंशन में आ गया था बहुत साल पहले पढ़ा इसको, जब नया नया पढ़ा था। ये क्या दिक्कत है? बड़ी रिसर्च रिसर्च करी तो फिर पल्ले पड़ा, अच्छा ये बात है, ये रीजन है इसका। आया कुछ समझ में? कहीं नहीं मिलेगा भाई। जीएसटीआर 4 है ऑटो जनरेटेड परचेज। समझ गया? क्लियर है? तो ये कारण है इसको भेजने का। तो ये है हमारा कंपोजिशन। जीएसटीआर 4 हमारा ओके हो गया। तो जीएसटीआर 4 को मैं रिपीट कर रहा हूं, अब मेरे सारे हो चुके हैं। ठीक है, जीएसटीआर 4 को मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि जीएसटीआर 4 भरता है कंपोजिशन वाला, और उसको दो अपनी रिटर्न भरनी होती है। एक तो वो एनुअल रिटर्न भरता है और एक क्वार्टरली रिटर्न भरता है। क्वार्टरली रिटर्न में वो पेमेंट करता है जीएसटी
CMP 08 वाले फॉर्म में, और वो एनुअल वाली कर रहा है GSTR 4। और जैसे ही उस बंदे ने GST CMP 08 किया, उसको ऑटो जनरेटेड परचेज शो होने लग जाएगी GSTR 4A नाम के फॉर्म पे। जरूरत उसकी क्या है, जरूरत मैंने आप लोगों को बता दिया। डन है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब 5 किसकी थी? NRTP की। और 6 किसकी है? चलो जी GST ISD की। ठीक है, तो अब कर लेते हैं 6 की बात। क्या है ये? GSTR 6। तो मुझे बताओ ISD क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बंदा, उसके लिए GSTR 6 नाम का टॉपिक लेकर आए। ठीक है, एक मिनट। तो कहाँ थे हम? हाँ, ISD। ISD में सबसे पहली बात, इसने माल क्या किया होगा? रिसीव किया होगा। और जब इस बंदे ने माल रिसीव किया है, तो रिसीव होने के बाद ISD वाला भरेगा अपनी GSTR 6। और माल को वो सिंपल क्या करता है, वो अपना बिल फाड़ता है। बिल फाड़ना मतलब समझाओ। ISD वाला बिल फाड़ने का मतलब क्या है? बोलना थोड़ा बहुत कोई। इसके पास माल आया, उसने माल रिसीव किया। अब वो ये माल क्या करने वाला है? अपनी ब्रांचेस में छाटने वाला है। तो वो बहुत सारे बिलों को फाड़ फाड़ के उन सबको देता रहता है। बिल फाड़ना बोलते हैं उसको, लोकल। ठीक है, तो वो भरेगा किसमें? और ये लोग अपनी क्या भरेंगे? परचेज। इनकी कहाँ, जब ये जो ब्रांचेस है इनकी परचेज कहाँ शो होगी? 2A के अंदर। और 2B के अंदर कौन से पार्ट में? ऑल वेल, पार्ट नंबर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये इसका इतना सही है, इसमें और कुछ खास नहीं है। ठीक है, मोहित भाई का फोन आ गया। ओके, 6 हमारा हो गया। किसमें? यही लोग लेंगे GSTR 6 के अंदर। आगे हाँ, ठीक है, डन है। ओके, इसलिए तो भर रहे हैं। अब ये 6A भरेगा ना, जो रिसीव किया है ना, वहां से फॉर्म नंबर 6A हुआ है। ये रिसीव जो किया है ना, ये फॉर्म नंबर 6A। ठीक है, जिसके अंदर इसकी परचेज शो होने लग जाएगी, इस वाले आएगी। और जो इसने लिया है उसकी परचेज कहाँ शो होगी? 2A में। समझ में आ गया? ISD जो मैंने मान लिया वो 6A में मेरी परचेज शो होगी। और फॉर्म कौन सा भरना है? CMP की तरह है। CMP का 4 में भरना है, और 4A के अंदर क्या है? परचेज शो होनी है। डन है? तो ये मेरा ISD हो गया। फिर मैंने आप लोगों को NRTP करवा दिया। NRTP के बाद TDS करवा दिया, TCS करवा दिया, UIN करवा दिया, फाइनल अकाउंट करा, फाइनल रिटर्न करवा दिया। ये हमारा पूरा हो गया। अब तुम सुनो QRMP की बात, ध्यान से सुनना। फिर मैं आपको इस बुक के क्वेश्चन में एक दो दिखवाऊंगा QRMP के। और फिर एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा GSTR प्रैक्टिशनर। ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये तुमने इनकम टैक्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, वहां पढ़ा था। सेम GSTR का प्रिपेयरर भी होता है। ठीक है, तो अब आ जाओ जी QRMP स्कीम। तो मुझे आप पूरी QRMP स्कीम को कोई समझाओ, क्या है? बताओ भाई, बता रहे थोड़ा बहुत जो पता है। सर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं अपनी GSTR 1 फाइल करूं, या मैं GSTR 1 के साथ साथ अपना IFF करूं, और लास्ट क्वार्टर में GSTR 1 फाइल करूं, और GSTR 3B लास्ट मंथ में।
ऐसी कुछ होता है। तो QRMP स्कीम का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, जिसमें एक असेसी को ऑप्शन दिया गया है कि अगर तू छोटा व्यापारी है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो तू इतनी भसड़ मत ले, इतनी टेंशन मत ले, तू एक काम कर, GSTR 1 मत कर, तू अपने क्वार्टर में, और ये हर बार मिलता अप्रैल से शुरू है। कब से मिलेगा? तो अप्रैल मई और जून एक पूरा का पूरा क्या हो गया? क्वार्टर। तो तू एक काम कर, रिटर्न तो तू क्वार्टरली फाइल कर, मतलब जुलाई में 13 तारीख तक ये बंदा क्या करेगा? अपनी रिटर्न भरेगा। लेकिन पेमेंट तू कर, पेमेंट कब कर? मंथली पेमेंट, यही है ना। आप में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि सर मंथली पेमेंट ये किस बेसिस पर करेगा, कितने पैसे देगा? इन्होंने प्रोविजन बना रखे, वो सब देखना ही नहीं कुछ भी। सुनो कैसे होता है। अब आपसे ये कह रहे हैं कि QRMP ने, मान लो QRMP बंदे ने अडॉप्ट कर लिया, तो उसने अप्रैल का क्या भरा होगा? ऑप्शनल है ये, उनने मान लो भर दिया। मई का भी क्या भरा? और जून का इसको कुछ नहीं भरना, इसका GSTR 1 भरना है, और साथ में ये रूल है, यही रूल है। तो उन्होंने ये बोला कि अप्रैल में जो आप मंथली पेमेंट करोगे, मई में जो आप मंथली पेमेंट करोगे, उस पेमेंट को करने के दो मेथड है। उस पेमेंट को करने के, तो सुनना, और पेमेंट करते हैं 25 तारीख को। ये भी मैं बताना भूल गया, कब? 25 तारीख को, अगले महीने की 25 तारीख को। और क्वार्टरली रिटर्न कब भरते हैं? 13 तारीख। यहां तक कोई दिक्कत? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दो मेथड दे रहा हूं, काउंसिल ने बोला मैं आपको दो मेथड दे रहा हूं, एक को बोलते हैं फिक्स्ड सम मेथड, और एक को बोला है सेल्फ असेसमेंट मेथड। वो ये कह रहे हैं कि एक काम करो, या तो आप सेल्फ असेस कर लो, या तो हम आपको एक फिक्स मेथड दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, सेल्फ असेस QRMP वाला करेगा क्यों? अबे सेल्फ असेस करना होता तो वो GSTR 1 ही नहीं लेता। जब ये यही तो नहीं करना ना उसको, सेल्फ असेस के लिए किस खुद करेगा या CA को बिठाएगा? फीस नहीं लेगा वो। और जब उसको फीस देनी है तो मैं GSTR 1 की क्यों ना दूं? आ रहा है कुछ समझ में? तो ये तो फालतू का दिया है, पता नहीं क्यों दिया। हाँ वही फीस लेनी होती है ना, अब मेरे तो जेब से जा रहा है ना, बिजनेस पर्सन के जा रहा है नहीं जा रहा? तो ये सेल्फ असेसमेंट मेथड मेरे खिलाफ ख्याल से तो ये वाहियात मेथड है, जिसमें QRMP वाला कभी भी इस मेथड का यूज ही नहीं करेगा। अबे सिंपल है ना, जब तुम कह रहे हो सेल्फ एसेस कर ले, मैं क्यों करूं? सेल्फ एसेस करना होता तो मैं इस नाम को काट के GSTR 1 ना लिख दूं? समझ गए? तो फिर उन्होंने, अब जो जितने भी QRMP वाले हैं वो कौन सा मेथड लेते हैं? फिक्स मेथड। तो ये इस मेथड के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, ये 35% ऑफ कैश, ये वर्ड जरूर याद रखना, कैश। कैश आपने जो टैक्स पे किया है पिछले क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में। अब जैसे कि अप्रैल, मई और जून, तो अप्रैल का कब पे करेंगे? मई में। और मई का कब पे करेंगे? तो अब यहां पर ये मई वाला मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो मई वाला कैलकुलेट करने के लिए मैं ये चेक करूंगा जनवरी, फरवरी और मार्च में टोटल कैश पेमेंट कितना किया गया टैक्स का। अभी कैश का मतलब क्या होता है? उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से ITC माइनस करके। आया समझ में? ITC माइनस करके। तो मान लो 1 लाख रुपए पे किया है, तो 35,000 मैं यहां दूंगा, 35,000। अब बताओ जुलाई में क्या करेंगे? अबे जुलाई में तो 3 भी होगा। आ गया समझ? क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन एक क्वेश्चन बच्चा यहां से मुझसे पूछ सकता है, हाँ सर अभी ये नया नया आया तो
तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे रखा है इन्होंने। अगर नया बंदा मतलब बंदे ने पहली बार क्यूआरएमपी लिया ही यहां से, अप्रैल से ही शुरू हुआ है, तो उसने अपने इस क्वार्टर से प्रेसीडिंग मंथ में कौन सा है, मार्च में जितना पे किया हो गया हो, जितना पे किया हो गया होगा मार्च में, उतनी पेमेंट यहां भी डाल देंगे और उतनी ही, आ गया समझ में, उसका 35% नहीं, मतलब जितना मार्च में दिया उतनी यहां और उतनी ही यहां पर डाल। तो ये अपना फिक्स सम मेथड सॉल्व होता है। ऑल वेल, एक दो क्वेश्चन इसके करवा रहा हूं, फिर हम बाकी के जीएसटीआर प्रैक्टिशनर वगैरह की बात करेंगे। तो मैंने इस बुक के अंदर रिवीजन इंस्टीट्यूट ने दे रखा है बहुत तगड़ा, फिर वो पूरा रिवीजन करवा दूंगा, फिर आप लोगों को घर भेज दूंगा। अच्छा वो पिछले वाले जो है 2 में, नहीं 1 में कहाँ है, हाँ कहाँ चला गया तुम। अरे कहाँ गया हो, हम कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे, 1 में नहीं है। एक बार देखना कहीं क्वेश्चन होंगे। ये रहा, ये रहा, ये रहा, क्यूआरएमपी। ठीक है, चलो मेरे प्यारो, क्यूआरएमपी मैंने आपका स्टार्ट किया, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो बताओ क्यूआरएमपी की ड्यू डेट क्या है, हर महीने की क्या है, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड मंथ की है। थर्ड मंथ में क्या करना है, थर्ड मंथ में 3B1 के साथ। तो अब इन्होंने, और पता कैसे होता है मंथली पेमेंट, क्वार्टरली टैक्स पेयर क्या करता है, वो चालान के थ्रू पेमेंट करता है। जैसे सिंपल आप बैंक में जाते हो, पैसे देते हो, चालान भरते हो, पर्ची सी भरते हो, बस वैसे ही पे कर दो पहले और दूसरे महीनों का। 3B में तो पूरी फिर डिटेल वगैरह आती है। तो देखो इन्होंने बता रखे हैं ऑप्शंस फॉर मेकिंग मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स के दो मेथड, फिक्स सम और सेल्फ असेसमेंट। तो बेटे मेरे फिक्स सम मेथड में क्या करना है आपको, सबसे पहली बात, फिक्स सम मेथड ऑटो जनरेटेड होता है और ये एडिट नहीं कर सकते आप। क्या होता है, ऑटो जनरेटेड, आपको कुछ नहीं करना वहां पर। आपका जो पिछले क्वार्टर में जो आपने दिया हुआ है, पिछले क्वार्टर में जो आपने दिया है उसका ऑटोमेटिक उठा के 35% यह डाल देगा, अगर पहले भी क्यूआरएमपी थी। और अगर पहले क्यूआरएमपी नहीं थी तो पिछले क्वार्टर के लास्ट महीने का जो भी आपने टैक्स दिया है वो इस बार के दोनों महीनों में डाल देगा। ऑल वेल, तो मैं इसको पढ़ रहा हूं, फिक्स सम मेथड इफ अ टैक्स पेयर चूजेस दिस ऑप्शन, इफ फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल फॉर जनरेटिंग एन ऑटो जनरेटेड प्री फिल्ड चालान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06, जीएसटी पीएमटी 06, पीएमटी मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स। द चालान अमाउंट इज कैलकुलेटेड बाय द सिस्टम विच कैन नॉट बी एडिटेड, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। द अमाउंट इज इक्वल टू 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश अगर क्वार्टरली फिल करते हो, या टैक्स लाइबिलिटी, बेटे कैश इंपॉर्टेंट है, टैक्स लाइबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली। चलो एग्जांपल लेते हैं, in case the last return filled was on quarterly basis for quarter ending March, तो क्वार्टर एंड कब हो रहा है, मार्च, तो कितना था टोटल, सीजीएसटी 100 35% कर दिया, आईजीएस एसजीएसटी 100 35%, आईजीएसटी 35%, सेस का भी 35%, समझ गए।
और अगर लास्ट रिटर्न मंथली वो हो रही है तो मार्च में कितना सीजीएसटी है, तो उतना ही डाल दिया, अप्रैल और मई का 50-50। एसजीएसटी सेम, आईजीएसटी सेम, ऑल वेल। ये मेरा क्यूआरएमपी पूरा हो गया। सेल्फ असेसमेंट करना नहीं है, अगर करना चाहते हो तो ठीक है, पीएमटी 06 भरो और कर लो, आईटीसी वाईटीसी सब ले लो। अबे बेवकूफ है, कौन लेगा इसको, सेल्फ असेसमेंट को कोई नहीं लेता, समझ गए। लेकिन ले रहा है, गधा है तू, पौवा हुआ मार लिया तूने, तो ले ले, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अदर रिटर्न, फर्स्ट रिटर्न ये मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट रिटर्न ये नहीं बताया, फर्स्ट रिटर्न भी सुन लो। तो फर्स्ट रिटर्न मतलब आप अपने जीवन में पहली बार रिटर्न भर रहे हो, तो when a person becomes liable to registration after his turnover cross the threshold limit, मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, he may apply for registration within of so becoming liable, thus there might be a time lag between a person becoming liable to registration and grant of registration certificate। तो जिस दिन लाइबल हुआ और जिस दिन सर्टिफिकेट मिला, दोनों के बीच में गैप होगा। तो ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड, ये जो बीच का पीरियड है, इंटरवेनिंग पीरियड, सच पर्सन माइट हैव मेड द आउटवर्ड सप्लाई दैट इज आफ्टर बिकमिंग लाइबल टू रजिस्ट्रेशन बट बिफोर ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ। So now in order to enable such registered person to declare the taxable supply made by him for the period between, तो वहां क्या करता है, और आईटीसी भी वो लेना चाहता है, फर्स्टली द रजिस्टर्ड पर्सन में इशू रिवाइज against the invoice already issued during said period within 1 month from the date of issue of certificate of। जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उसके 1 महीने में वो क्या इशू करेगा, रिवाइज्ड इनवॉइस, बस खत्म। जीएसटीआर 8 डन है टीसीएस का, और जीएसटीआर 7 किसका था, टीडीएस का। तो ये सब ओके है। जीएसटीआर 8 टीसीएस, टीसीएस वाला शो कहाँ होता है, जीएसटीआर 2A 2B में, कौन से पार्ट में, पार्ट नंबर डी में। टीसीएस एप्लीकेबल किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो पैसे काटते हैं, क्लियर है। 991 ये सब पूरा कर लिया है। 10 मेरा हो चुका है। फाइनल रिटर्न, डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। यूआईएन नंबर वालों के लिए भी खत्म कर दिया मैंने। यूआईएन नंबर वालों को जीएसटीआर 11 मिलता है, उनको पूरा आईटीसी मिल जाता है अपने बैंक अकाउंट में। अब ये कह रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, ये कह रहा है डिफॉल्ट और डिले इन फर्निशिंग रिटर्न। अगर आप अपनी रिटर्न को फर्निश करने में डिले कर देते हो तो क्या होगा। तो नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, a notice in prescribed form is issued electronically to a registered person who fails to furnish return under section 39 normal या 44 annual या 45 final या 52 TCS, 51 भी कर दो TDS। The notice require the registered person to furnish the return within, अगर वो नहीं करता, failing which the tax liability will be assessed under section 62 on the basis of relevant material available with the proper, और अगर फिर भी नहीं देता तो सेक्शन 62 उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 62 क्या है, वहां ऑफिसर खुद उसकी लाइबिलिटी इंफॉर्मेशन के दम पर खुद ही कंप्यूट कर देते। तो लेट फी क्या है, लेट फी फॉर डिले, तो लेट फी एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप डिले करते हो किसी भी रिटर्न को भरने में, ठीक है। तो लेट फी कितनी है जरा ये देख लो, ₹100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू और ₹5000 विच एवर इज, मतलब लेट फी 5000 से ऊपर नहीं जाएगी, और जाती भी नहीं है क्योंकि मंथली जनरली रिटर्न होती है। 30 दिन के 3000 रुपए हो गए, अगली रिटर्न लेगा ही नहीं तेरे से, क्योंकि तुझे क्या करना है, पिछली करनी है, समझ गए। दिमाग की बत्ती जला लो। इट मे बी नोटेड दैट द लेट फी पेबल बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न और एनुअल रिटर्न 47 विद रेफरेंस टू ओनली सीजीएसटी, और इतना ही एसजीएसटी यूटीजीएसटी। अच्छा, इस पे एक मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ये जो लीड फी है ₹100 और 5000 सिर्फ सीजीएसटी के लिए,
और इतने ही रुपए SGST वाला लेगा, मतलब बहुत दिन तक कर लिए तो 5,000 सब लेंगे, सब बोले बेटे आ जा 5,000 दे दो, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। ये सब मैं नहीं बता रहा आपको, ये रैशनलाइज कर लिया है, मतलब लेट फी को अगर आपने बहुत सारे फॉर्म आप पे एप्लीकेबल है, आप नहीं भरे तो पैसे प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। चलो, अब मेरा आ गया GST प्रैक्टिशनर, कर दे शुरू। तो GST प्रैक्टिशनर कौन होता है, आप लोग बता दो जरा, ये क्या है, क्यों बनाया है ये। मैंने ITR के चैप्टर में बताया ना, रिटर्न ऑफ इनकम में, तो उसी से उठा के बता दो। ये मत बताओ कौन होता है, बताओ क्या करता है। हाँ, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं वो एलिजिबल तो होते हैं GST भरने के लिए, लेकिन उनको रिटर्न भरने में थोड़ी सी क्या आती है, वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो उनको वो प्रॉब्लम ना आए तो उनके लिए क्या बुला दिया गया है कि भाई एक काम करो, आपके लिए हम बैठा रहे कौन, GST के प्रैक्टिशनर, समझ गए। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। कह रहा है सेक्शन 48 प्रोवाइड्स फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ एन एलिजिबल पर्सन टू एक्ट एज अप्रूव्ड GST प्रैक्टिशनर। ए रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथराइज एंड अप्रूव GSTP, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है, टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन हिज बिहाफ। एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑथराइज GSTP को बोल सकता है कि तू मेरे बिहाफ पर क्या कर, इंफॉर्मेशन फर्निश कर। किसको, द मैनर ऑफ अप्रूवल ऑफ GSTP, देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। GSTN provides separate user ID and password to GST provider to enable him to work on behalf of his client without asking for their user ID and, अब सर यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी का भी मैटर रहता है, जैसे कि GSTR प्रैक्टिशनर आए और वो हमारी यूजर आईडी पासवर्ड लेके कुछ गड़बड़ कर दे, तो उसके लिए सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड है। They can do all the work on behalf of taxpayer as allowed under GST law. A taxpayer may choose a different GSTP by simply unselecting the previous one and then choosing a new GSTP on the GST. अगर पुराना वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा, फोन वोन नहीं उठाता आपका, हटाओ, नया वाला ले लो, ठीक है, बहुत होता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर एनरोलमेंट इन GSTP. Certificate of enrollment, show cause notice for disqualification, order of rejection of application of enrollment, list of approved GSTP और authorization letter and withdrawal of मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी होती है वहां पर। पूरा एप्लीकेशन जब आप दोगे तो पूरी लिस्ट होगी, आपको जो भी बंदा चाहिए उठा लो वहां से, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो ये सुनो, ये बड़ा अच्छा तरीके से लिखा हुआ है। वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पगला नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको कभी कन्विक्ट ना किया। कन्विक्शन मतलब होता है सजा मिलना, जेल गया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सजा ना मिली हो। जेल तो बंदे चले जाते हैं, वाइफ ने दो झाड़ू मार दिए जेल भी भेज दिया, अब क्या वो काम से भी जाएगा, नहीं। लेकिन अगर वो गिल्टी है तो फिर वो GST का प्रैक्टिशनर नहीं बन सकता, और इनमें से कोई भी कंडीशन वो फुलफिल कर सकता है। क्या लिखा है, सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन। तो वो रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या कस्टम का, हु ड्यूरिंग सर्विस अंडर गवर्नमेंट एट वर्क इन ए पोस्ट नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर फॉर पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है, डन है। फिर कह रहा है एनरोल्ड एज अ सेल्स टैक्स, हरे कृष्णा, यस प्रभु जी, हेलो हेलो हेलो, गलती से लगा दिया। Enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under the earlier indirect tax law for a period of not less than
वो पुराने वाले में 5 साल तक था ऑलरेडी, पुराने वाले में प्रिपेयर होते थे उसमें था, या उसने कोई प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ले रखी है जो कि यहाँ पर नीचे आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इस क्वालिफिकेशन को पढ़ो। हेलो हेलो हेलो, क्या है? देखो, सीए हो सकता है, सीएस सीएम में हो सकता है, कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ले रखी हो, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह हो। उसने कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी वहां से ले रखी हो कोई डिग्री, जैसे होते हैं ना इंडियन यूनिवर्सिटी फॉरेन में ही बैठी होती है। चलो, अब ये बंदा क्या करता है भाई, तो सब देखना। आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरता है, फर्निश मंथली एनुअल और फाइनल रिटर्न, जीएसटीआर 1 भरता है, जीएसटीआर 4 भी भरता है। जीएसटीआर 4 क्या होती है, एनुअल वाली। जीएसटीआर 9 भी भरता है, ठीक है। मंथली वाली 3 भी भरेगा, तो ये सारी रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल होता है। और फिर क्या करता है वो, मेक डिपॉजिट फॉर क्रेडिट इनटू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ई वे बिल भी जनरेट कर सकता है, चालान भी भर सकता है। चालान अभी भरवाया था क्यूआरएमपी में पहले दूसरे महीने का, वो एनरोलमेंट को कैंसिल भी कर सकता है, अमेंड भी करवा सकता है, इंटीमेशन दे सकता है कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ करने की या कंपोजिशन स्कीम में आने की, रिफंड का क्लेम कर सकता है, कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कैंसिलेशन कर सकता है, और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के सामने पेश भी हो सकता है क्लाइंट के भी आप। ऑल वेल, कोई क्वेश्चन अगर आ जाए यहाँ से तो वेल एंड गुड है। तो अगर आप फर्निश कर रहे हो रिटर्न थ्रू जीएसटीपी, कह रहा व्हेन ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू फर्निश हिज रिटर्न थ्रू जीएसटीपी, such registered person gives his consent in prescribed form to any GSTP to prepare and furnish in return। मतलब मैं अगर कोई प्रिपेयरर को, जीएसटी प्रिपेयरर को बुला रहा हूं तो मैं अपनी पहले क्या दूंगा, कंसेंट दूंगा। बिफोर confirming submission of any statement prepared by GSTP, ensure that the fact mentioned in the return are true and all well। तो thus the responsibility for correctness of any particular furnish in the return or other detail filled by the GSTP continue to rest with the, जिम्मेदारी रजिस्टर्ड पर्सन की है, मैं सिर्फ तेरी मदद कर रहा हूं। आया समझ में, क्लियर है? ओके, तो कुछ और अदर पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन गिव्स हिज कंसेंट एंड ऑथराइज जीएसटीपी इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, वो ऑथराइज करेगा, ठीक है। दूसरा, जीएसटीपी कैन अंडरटेक ओनली सच टास्क जो उसके फॉर्म में लिखा होगा। रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी जीएसटीपी को अपनी ऑथराइजेशन से वापस मंगा सकता है, मतलब मैं तुझे अब अनऑथराइज कर रहा हूं। एनी स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय जीएसटीपी इज मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन ऑन ए कॉमन पोर्टल। जो भी काम जीएसटीआर टीपी कर रहा है, जीएसटीआर का प्रिपेयर कर रहा है, वो सब कुछ कॉमन पोर्टल में मुझे शो हो गया, मैं कौन हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन। द जीएसटीपी शुड प्रिपेयर ऑल स्टेटमेंट विद ड्यू डिलीजेंस। तो भाई जो प्रैक्टिशनर है वो ड्यू डिलीजेंस के साथ डालेगा, मतलब प्रॉपरली केयर करके। और अगर जीएसटीपी इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट तो उसका एनवायरमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको एससीएल नोटिस भी, सो कॉल्ड नोटिस भी भेजा जाएगा। तो एनरोलमेंट का प्रोसीजर क्या है जीएसटीपी की, तो सबसे पहली बात, कॉमन पोर्टल में आपको देना पड़ता है अप्लाई। फिर कॉमन पोर्टल वाले स्क्रूटनाइज करेंगे, द एप्लीकेशन शैल बी स्क्रूटनाइज एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, उसको सर्टिफिकेट देंगे। अगर एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गई तो पूरा रीजन दिया जाएगा। Any person who has been enrolled at GSTP by virtue of him being enrolled as sales tax practitioner or tax return preparer under the earlier, पहले भी अगर तू था under the earlier income tax law shall remain enrolled only for period of 30 months from the appointed date unless he pass the said examination within the said period of
पुराना अगर तू है तो अगले नए वाले में तो 30 महीने तक एलिजिबल है, उसके बाद तुझे क्या देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा. No person enrolled at GSTP is eligible to remain enrolled unless he passes such an examination conducted at such period by NACIN. इनकी अथॉरिटी है NACIN. Enrollment once done remains valid till it is, मतलब जीवन भर वैलिड रहेगी, बशर्ते आप गिल्टी पाए गए तो हम आपको क्या क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. क्या बेटे, देख पूरा ही बता देता हूँ. पहली बात, मैं अगर एनरोलमेंट जीएसटीपी, मतलब मैं जीएसटीपी बनना चाहता हूँ, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहता हूँ, तो मैं एप्लीकेशन दूंगा कॉमन पोर्टल में. जैसे मैंने अप्लाई किया वो मुझे स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रूटनी करके अगर मैं एलिजिबल हुआ तो मुझे क्या दे देंगे, सर्टिफिकेट. और मान लो मुझे रिजेक्ट कर दिया तो रीजन देंगे. और अगर कोई भी पर्सन जो जीएसटीपी में पहले से था, मान लो मैं इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में जीएसटी से पहले जो लॉ था वहां पर भी मैं टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हुआ करता था, तो मैं जीएसटी के अंदर अगले 30 महीने तक ऑटोमेटिकली जीएसटीपी बना रहूंगा, लेकिन 30 महीने के बाद मुझे NACIN द्वारा कंडक्टेड एग्जाम देना पड़ेगा. और अगर मैं एग्जाम नहीं देता तो मैं जीएसटीपी नहीं बन सकता, और अगर मैं एग्जाम देता हूं तो मेरे को दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल मेरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया. आ गया समझ में? हरे कृष्णा. अब रिवीजन. हरे कृष्णा. हेलो. हाँ जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. जी बताएं. हरे कृष्णा प्रभु जी बताएं. धन्यवाद प्रणाम. जी 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 प्रभु जी, मेरे पास नंबर है आपका. नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो मायापुर नहीं जा रहा हूँ. मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ. ठीक है. चलो जी रिवीजन करें. तैयार रिवीजन के लिए? पूरा चैप्टर तुम्हारे फिंगर्स पे. रिटर्न का मतलब क्या होता है? ए स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर एट रेगुलर. फाइलिंग रिटर्न आप कर सकते हो जीएसटी के पोर्टल से, ऑफलाइन भी कर सकते हो. और सुविधा प्रोवाइडर जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ठीक है, वेबसाइट से वहां जा सकते हो, जो कि हमारे काम की नहीं है. तो भाई रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ये किसकी बात कर रहा है? GSTR 1 की. कौन फाइल करेगा? सारे रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी, लेकिन आईएसडी नहीं करेगा. आईएसडी नहीं करेगा, एनआरटीपी नहीं करेगा, कंपोजिशन नहीं करेगा, टीसीएस नहीं करेगा. ये अरे भाई ये सब क्यों नहीं करेंगे? इसका जीएसटीआर क्या है इसके पास? 6, इसके पास 5, 4 और 7, 8. ठीक है. और इसके लिए भी आने वाला है फॉर्म, याद है? OIDR के लिए. व्हाट इज द फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई? तो GSTR 1 पोर्टल इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू ए फैसिलिटेशन, वही सुविधा सेंटर, उनके थ्रू आप कर सकते हो. ये क्या है? बहुत दिनों से चला गया था ये तो. ठीक है, पेज ठीक है. तो ड्यू डेट क्या है? अगर QRMP स्कीम ली है तो 13, और अदर में. अब QRMP अगर लिए तो IFF मेरा ऑप्शनल फैसिलिटी है. अगर ले लिया तो क्वार्टरली टैक्स पेयर हु आर इन QRMP स्कीम टू फाइल देयर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द बिटवीन फर्स्ट डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ टिल 13 अप टू ए क्यूमुलेटिव वैल्यू कितनी? मैंने बताया था ना 50 लाख रुपए तक की इनवॉइस को आप IFF में डाल सकते हो. इससे ज्यादा इनवॉइस होंगे तो आप फेवरेटिज्म करते हो यहाँ पर अपने. क्यों करते हैं IFF? ताकि अपने रेसिपिटेंट को क्रेडिट दिलवा सके. क्या है ये तो फिर सारे पेज ऐसे ही होंगे. ठीक है. तो अब ये कह रहा है रजिस्टर्ड पर्सन नॉट अलाउड टू फर्निश GSTR 1 IFF. क्यों? तो रिटर्न नॉट फर्निश इन GSTR 3B फॉर द, अगर तुमने 3B पिछले महीने नहीं भरा हो
और अगर QRMP में हो तो आपने 3B नहीं भरा हो, या आप QRMP में 88C में क्या हो, इंटीमेशन आपको मिली हुई है, मतलब आपने अपना अनपेड अमाउंट अभी तक पे नहीं किया है। अगर आपने QRMP ले लिया और लेने के बाद भी अपना फर्स्ट और सेकंड मंथ का पेमेंट नहीं करा, तो आपको रूल नंबर 80C के अकॉर्डिंग नोटिस मिला होगा, और आपने अगर अनपेड अमाउंट नहीं भरा तो फिर आप GSTR1 IFF नहीं भर सकते अगली बार। ऑल वेल। तो किस तरीके की आउटवर्ड सप्लाई पे GSTR1 भरना पड़ता है? तो आउटवर्ड टैक्स सब अगर B2B करोगे तो इनवॉइस वाइज क्लियर है। अब इस पेज को बार बार नीचे ऊपर करना पड़ रहा है। और आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई B2B है, इंटर स्टेट हो इंट्रा स्टेट हो इनवॉइस वाइज B2C है। तो इंटर स्टेट अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो इनवॉइस वाइज और 2.5 लाख या उससे कम है तो कम इंटर में, और इंट्रा में पूरा कॉन्सोलिडेटेड होता है। ठीक है जी। कोई रेक्टिफिकेशन है तो अमेंड आप कर सकते हो, सब्सिक्वेंट पीरियड में अमेंड कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट की तारीख अगले साल का 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब ये कह रहा है आपका ऑटो जनरेटेड, पेज को मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता, इसको पढ़ा के फिर ऊपर कर दूंगा, है ना। चलो कोई नहीं। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई, तो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट मेरी मिलती है। तो ये कह रहा है डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी मे बी अवेल टू रेसिपिटेंट ए, और details of supply in respect of which ITC cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of the detail of said supply being furnished by registered person। मतलब आपको ITC 2A में मिलता है, 2B में ITC जब तक नहीं मिलता जब तक 2B फुलफिल ना कर लिया हो। ऑल वेल, यहां तक ओके था। पहले ऊपर अब आ गया। चलो जी, 2A क्या होता है? 2A बेटे सिस्टम जनरेटेड होता है, सिर्फ इनवर्ट सप्लाई के लिए बताया। 2A सिस्टम जनरेटेड ओनली फॉर, ये रियल टाइम बेसिस होता है, डायनामिक होता है। अच्छा, GSTR5 का भी कहाँ दिखाएगा? 2A में। GSTR6 का भी बताया था 2A में। GSTR8 का और 7 का सबका कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? 2A में। कोई दिक्कत? 2B क्या होता है? 2B भी ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होता है, लेकिन एक महीने में एक ही बार होता है, स्टैटिक स्टेटमेंट है। फिर हमने बात करी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अब 39 के अंदर क्या है? GSTR3B कौन कौन भरेगा? मतलब वो लोग नहीं भरेंगे जो GSTR1 नहीं भरते। 4 कंपोजिशन, 5 NRTP, 7 TDS। तो एक्सक्लूडिंग ISD NRTP कंपोजिशन, ये उसके लिए ऊपर 3B के लिए। 3B में ISD नहीं है, NRTP नहीं है, कंपोजिशन नहीं है, TCS नहीं है, OIDR नहीं है। ड्यू डेट की है ड्यू डेट क्या है? 3B की 20 तारीख, क्वार्टरली की 22, और तो क्वार्टरली में क्या होता है? तो ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न भरो, मंथली पेमेंट करो। एलिजिबिलिटी क्या है? 5 करोड़। कंडीशन क्या है? टैक्स पेयर ने अपने लास्ट रिटर्न जो है टाइम पर भरी हो। तो आप कैसे भर सकते हो? टैक्स पेयर कोई भी क्वार्टर स्टार्ट कर सकता है फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, ये बता दिया था। मई की पहली तारीख तक, जुलाई की 31, याद है पिछली क्लास में। अगर एक बार एक्सरसाइज, टैक्स पेयर आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर, एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो जब तक तुम रिवाइज नहीं करते तब तक QRMP भरते रहो। ठीक है। तो बेनिफिट ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम इज GST वाइज, तो GST वाइज आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। टैक्स पेयर QRMP कौन ले सकता है? जिसका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5, तो उसको आप QRMP क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ जाएगा। नील GSTR3 भी क्या कहता है? नील GSTR3 भी मतलब अगर आपने पूरे महीने कोई काम नहीं किया, आप GSTR3 भी भर लो, SMS से होता है, OTP आता है आपके पास। GSTR4 और GST CMP 08, GSTR4 आपको एनुअल भरना है तारीख 30 अप्रैल, और GST CMP 08 आपको क्वार्टरली भरना है, तारीख इसकी नहीं नहीं 18 है शायद। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा 18। ऑल वेल। और कंपोजिशन वाले को GSTR4A
ऑटो जनरेटेड रिफ्लेक्ट होगा जिसमें उसकी परचेजेस आएंगी। क्यों आएंगी, यहाँ मैंने आपको मेंटोस कंसेप्ट बताया, ठीक है। अब जीएसटीआर 5 मेरा एनआरटीपी के लिए, एनआरटीपी हो गया। जीएसटीआर 7 टीडीएस के लिए ये मैंने बता दिया 2.5 लाख से ज्यादा अगर पेमेंट पर गवर्नमेंट ने काटा है तो वो मेरा टीडीएस काटेगी और गवर्नमेंट जीएसटीआर 7 भरेगी, और साथ ही साथ टीडीएस सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर देती है जीएसटीआर 7A में। मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो मेरा 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा पार्ट नंबर सी के अंदर। ड्यू डेट क्या है पेमेंट ऑफ टैक्स की, तो सर आपकी जीएसटीआर 4 में ड्यू डेट क्या है 18 ऑफ द मंथ, और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न क्या है 20 तारीख। मैंने ड्यू डेट क्या बता रखी है 20 तारीख। 3D 5 और 7 सबकी ड्यू डेट क्या है। अब क्यूआरएमपी में कौन से मेथड होते हैं, फिक्स और सेल्फ असेसमेंट। फिक्स के अंदर मैंने क्या बताया था 35% पिछले क्वार्टर का, और अगर पिछली बार क्वार्टरली नहीं था तो पिछले क्वार्टर के लास्ट महीने का एज इट इज अमाउंट पहले और दूसरे वाले में। तो फिक्स सम हमारा हो गया है। सेल्फ असेसमेंट कोई नहीं लेता, अगर लेता है तो दोनों में फॉर्म सेम रहेंगे PMT 06। इंटरेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये आप लोगों को पढ़ना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हो अगले साल के 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक। अदर रिटर्न थी फर्स्ट रिटर्न जीएसटीआर 10 ओके था, आज ही बताया। जीएसटीआर 8 है टीसीएस का 10 अगले महीने की 10 तारीख, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को करना पड़ता है। फाइनल रिटर्न आप 3 महीने विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। एनुअल रिटर्न तो ये हमारे जीएसटीआर 9, 9A और 9B ये मैंने पूरा आपको बता दिया। और सीटीपी ये सब नहीं भर सकते एनुअल रिटर्न। एनुअल सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये हम बता चुके हैं। जीएसटीआर 11 मैंने यूआईएन के बता दिया था, एम्बेसडर्स वगैरह वो लोग फिल करते हैं और अपनी नॉलेज टेस्ट कर लेना घर जाके, ठीक है। तो दिस इज आवर पूरा चैप्टर 3 क्लास में। कैसा लगा, ठीक है। मुझे लग रहा है ये फिंगर्स पे होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आप लोगों से बाद में, ऑनलाइन वाले जा सकते हो, या सुनना है तो सुन लो, अगले चैप्टर की बातें कर लेंगे।